हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे भाई। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग जो देखते हैं कक्षा 9 NCERT। ठीक है, अध्याय नंबर 5 होगा। इससे पहले मैं आपका क्लास 6 से लेकर 8 तक मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, अभी हम लोग क्लास 9 को पूरा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। ठीक है, काफ़ी ये NCERT SCERT बेस्ड ही है और काफ़ी ये महत्वपूर्ण हर एक एग्जाम के लिए, खासकर TRE 4 वालों के लिए, क्योंकि TRE 4 में NCERT एंड SCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है और सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ओके, हर एग्जाम के लिए सेशन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेंगे, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर डालूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके, और आपका मतलब NCERT SCERT आराम से क्लियर हो जाए, कोई भी टेंशन नहीं लेना हो आपको। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और कोई आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी, तो प्लीज़ हमको कमेंट्स में जरूर बताएंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे। ठीक है, मैं कमेंट्स को रिप्लाई जरूर करूंगा आपका। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, जन्म के आधार पर, क्या भाई, जन्म के आधार पर वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है। यानी जन्म के आधार पर आप वनस्पति को कितने भागों में बांटेंगे। नंबर 1, क्या 2 भागों में बांटते हैं जन्म के आधार पर, क्या 3 भागों में बांटते हैं, क्या 4 भागों में बांटते हैं, या फिर 5 भागों में बांटते हैं। तो जन्म के आधार पर वनस्पति को मेरे भाई 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा मतलब उगाया जाता है, और एक होता है प्राकृतिक। तो जन्म के आधार पर वनस्पति को 2 भागों में बांटा गया, एक मानव निर्मित होता है और दूसरा प्राकृतिक होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिनकोना की छाल का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिनकोना क्या है भाई, सिनकोना सिनकोना की छाल का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सिनकोना की छाल का उपयोग क्या मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है, क्या टीबी के लिए किया जाता है, क्या खसरा के लिए किया जाता है, क्या मलेरिया के लिए बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, मलेरिया के लिए कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि सिनकोना की छाल का उपयोग मलेरिया बीमारी के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है भाई, मलेरिया के लिए किया जाता है। ठीक है, 1820 ईस्वी में हम लिख देते हैं कि 1820 ईस्वी में क्विनिन, 1820 ईस्वी में क्विनिन क्विनिन नामक जो है एक मतलब पदार्थ का खोज किया गया था, जो क्या था, एक मलेरिया विरोधी था। कब खोज किया, सबसे पहली बार 1820 ईस्वी में क्विनिन नामक एक पदार्थ का मतलब खोज किया गया। किसके छाल से, यानी सिनकोना के पेड़ के छाल से 1820 ईस्वी में पहली बार क्विनिन को खोजा गया। और क्विनिन क्या है, क्विनिन एक मलेरिया विरोधी दवा है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग मलेरिया के उपचार के लिए, मलेरिया से पीड़ित उपचार के लिए करते हैं। कब किया गया था, पहली बार 1820 ईस्वी में। किसके पेड़ से, क्विनिन सिनकोना पेड़ के छाल से इसको अलग मतलब इसको खोजा गया था कि 1820 ईस्वी में क्या इसको क्विनिन को, जो एक मलेरिया विरोधी है। ओके, तो सिनकोना के छाल का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो मलेरिया के लिए किया जाता है, इस बीमारी मतलब सिनकोना क्विनिन से। ओके, क्वेश्चन में क्या है, कांवर झील, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। यानी कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, क्या पटना में है, क्या बेगूसराय में है, समस्तीपुर में है, या फिर भागलपुर में है। तो कांवर झील बिहार के पटना सॉरी बेगूसराय जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई, कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले पे स्थित है। इसको मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूँ इसके बारे में, कांवर झील के बारे में। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो वो बेगूसराय में आपका स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई, बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना, यानी वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना पैदा होती है, यानी अपने आप वो हो जाती है, और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं। यानी ऐसी वनस्पति जो बिना मनुष्य की सहायता से पैदा होती है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से वो उगती है ना। मानव उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, मानव अपने से कुछ नहीं करता है, वो अपने आप उग जाता है। तो इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या देशज वनस्पति बोलते हैं, क्या उसको अक्षत वनस्पति बोलते हैं, अक्षत वनस्पति बोलते हैं, या फिर विदेशज वनस्पति बोलते हैं, और या विदेशज बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं भाई,
तो जो अपने आप उग जाए बिना मानव के हस्तक्षेप के बिना, तो उसको अक्षत वनस्पति बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। उसको हम किसके क्या बोलेंगे, उसको हम अक्षत वनस्पति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन का विस्तार है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन का विस्तार है। काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन से रिलेटेड है। वन से रिलेटेड हर एक मतलब एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, तो देख सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक मतलब किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्या कटीले वन पाए जाते हैं, या उष्णकटिबंधीय आपका पर्णपाती वन पाया जाता है, या फिर पर्वतीय वन पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक जो है आपको किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यानी भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। इसको याद कर लेंगे कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सॉरी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। कौन सा वन याद कर लेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमारे भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, चंदन, हाँ, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजाति के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। चंदन हुआ, आंवला हुआ, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजाति के वृक्ष जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, किस प्रकार के जंगल में इस तरह के मतलब पेड़ देखने को मिलता है। ठीक है, क्या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में मिलते हैं, क्या शुष्क पर्णपाती वन में मिलते हैं या आर्द्र पर्णपाती में मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह का पेड़ जो है चंदन हुआ आंवला हुआ, महुआ हुआ, सागौन हुआ, बांस हुआ, इस प्रकार के वन जो है आपका आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई, आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस इस तरह का पेड़ आपका आर्द्र वनस्पति वन आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे काफी पूछता है बार बार कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के लिए कितना वर्षा होनी चाहिए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कितना वर्षा होता है, तो कितना होती है भाई, 200 से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। किसमें, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से क्या होती है भाई, अधिक वर्षा होती है जहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में इसमें भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन एंड शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दोनों में 200 से अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, शुष्क पर्णपाती वन, इसमें कितना वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन में 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शुष्क में इसमें कितना होती है, 70 से लेकर, शुष्क में बोले तो 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसमें किसमें, ये शुष्क पर्णपाती वन में 70 से 100 सेंटीमीटर। याद कर लेंगे इसको। ऑप्शन नंबर डी में क्या, आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती में कितना होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसको याद कर लेंगे कि शुष्क पर्णपाती में 70 से 100 सेंटीमीटर एंड आर्द्र पर्णपाती में 100 से 200 सेंटीमीटर एंड उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, कहीं पूछ लेता है कि इस तरह के पेड़ जहाँ वन पाए जाते हैं वहाँ पे कितनी वर्षा होती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और शुष्क पर्णपाती वन में आपका 70 से 100 सेंटीमीटर एंड आर्द्र पर्णपाती वन में 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बहुमूल्य वृक्ष की प्रजाति कौन सा है, देवदार। कौन सा है, देवदार के वन पाए जाते हैं। यानी ये बहुमूल्य प्रजाति के वृक्ष है, कौन, देवदार। तो इस तरह के पेड़ जो है कहाँ पाए जाते हैं, देवदार के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, क्या पश्चिमी घाट में पाया जाता है, या पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, या फिर नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। तो जो देवदार के जो पेड़ हैं ये पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे अच्छे से, पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। ये देवदार के पेड़ कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी हिमालय, कहाँ पाया जाता है अभी, पश्चिमी हिमालय में। इसको अच्छे से याद कर रट्टा मान लेंगे कि देवदार के पेड़ जो है काफी मतलब काफी महंगी लकड़ी है वो। ठीक है, तो वो जल्दी सब जगह नहीं मिलता है, तो कहाँ मिलता है, पश्चिमी हिमालय की तरफ आपका देवदार के पेड़ पाए जाते हैं, देवदार के वन पाए जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है,
नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है ना। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, किसानों द्वारा अपनी खाली पड़ी जमीन में वृक्षारोपण से, क्या इसको परिभाषित करता है सामाजिक वानिकी। या मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण पर वनों का विकास से, क्या इस पर मतलब कौन सामाजिक वानिकी को परिभाषित करती है। या ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा उस पर भूमि पर वन रोपण से, क्या इसको परिभाषित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है। तो सामाजिक वानिकी किसको परिभाषित करता है, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा उस पर भूमि पर वन रोपण से किसको परिभाषित करता है, वो सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यह विशेष प्रकार की भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है कौन, जिन्हें यूनेस्को ने मानव और जैव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त की है। इसको यूनेस्को ने क्या की भाई, मानव और जैव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत अंतर्गत मान्यता प्राप्त की है। ठीक है, वो किस प्रकार के भौतिक तटीय परिस्थिति की है। क्या वो नेशनल पार्क को मतलब यूनेस्को ने मान्यता प्राप्त की है, क्या वन्य जीव अभ्यारण्य क्या पक्षी अभ्यारण्य को, या फिर जैव मंडल नीचे को। नीचे यहाँ पे नीचे का यूज हुआ है, नीचे का मतलब क्या होता है भाई, आरक्षित क्षेत्र से होता है। नीचे का अर्थ क्या होता है, आरक्षित क्षेत्र जो सरकार के द्वारा आरक्षित की जाती है। ठीक है, तो जिसको यूनेस्को के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है वो कौन है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, जैव यानी जैव मंडल निश्चय। जैव मंडल निश्चय को मतलब यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, किसको, जैव मंडल निश्चय को, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को सरकार के द्वारा मतलब मान्यता प्राप्त की गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, भारत का पहला जैव मंडल निश्चय, या निश्चय का मतलब आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, यानी भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। आपको क्वेश्चन पूछना है कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या पंचमढ़ी जैव मंडल है, उसका नीलगिरी जैव मंडल निश्चय है, या फिर नंदा देवी जैव मंडल निश्चय है, या फिर मानस जैव मंडल निश्चय है। तो कौन सा है भाई, भारत का पहला जैव मंडल निश्चय आपका हो जाएगा नीलगिरी जैव मंडल निश्चय। कौन हो जाएगा, नीलगिरी जैव मंडल निश्चय, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कब स्थापित किया गया था नीलगिरी जैव मंडल को, 1986 में। इसको कब स्थापित किया गया था, इसको याद रखेंगे, नीलगिरी को 1986 में इसको स्थापित किया गया था। 1986 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था, किसको, नीलगिरी जैव मंडल निश्चय को स्थापित कब किया गया था, 1986। डेट भी याद रखेंगे, बीपीएससी डेट भी पूछ लेती है। ठीक है, तो भारत का पहला जैव मंडल निश्चय कौन, नीलगिरी जैव मंडल निश्चय, और जिसको जो है 1986 में स्थापित किया गया था। इसको याद रखेंगे कब किया गया था, 1986 में जैव मंडल नीलगिरी जैव मंडल को स्थापित किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, नोकरेक जैव मंडल निश्चय यानी नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय के किन पहाड़ियों का हिस्सा है, कौन, नोकरेक। अभी इसको याद रखें, नोकरेक नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या निश्चय मेघालय के किन पहाड़ियों का हिस्सा है। क्या खासी पहाड़ी का है, क्या गारो का है, क्या जयंती का है, या फिर नन ऑफ दिस। तो नोकरेक जो है भाई गारो खासी की क्या है, गारो खासी की मेघालय के मतलब पहाड़ियों का हिस्सा है, गारो की हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा कि नोकरेक जैव मंडल निश्चय मेघालय किन पहाड़ियों का हिस्सा है, तो वो गारो पहाड़ियों का हिस्सा है। इसको भी कब स्थापित किया गया था, नोकरेक को भी आपका 1986 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 1986 में भी इसको स्थापित किया गया था। नोकरेक को भी कब स्थापित किया गया था, 1986 में। और नोकरेक कौन सी पहाड़ी का हिस्सा है, तो गारो मतलब पहाड़ियों का हिस्सा है। ओके, तो ये मेरा था कक्षा 9 का अध्ययन नंबर 5। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा 2 चैप्टर और बचा हुआ है क्लास 9 का, उसके बाद हम लोग क्लास 10 में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। असलम एकेडमी को हम मतलब सब दोस्तों के पास पहुँचाइए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।